जीवन जल से है। हमारे कई सारे पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे अवतार भगवान श्री हरि ने लिए हैं। तो उसमें मत्स्य अवतार का नाम आता है, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन चेंज होती है। तो सब कुछ जल से शुरू है। सरकार को, पब्लिक को, और जो ये हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सरकार के साथ मिलकर काम करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना जल के इस दुनिया में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और जल कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सभी को भली भांति पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जल संकट अभी भी पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना जा रहा है। आज जल पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आज विश्व जल दिवस है जी। और जल दिवस होने के बावजूद भी आज का आम आदमी जल के प्रति इतना जागरूक नहीं है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जल को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। जल कहीं ऐसे ही बह रहा है या बेफिजूली पे जल खर्च किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात सत्य है कि इस पृथ्वी का निर्माण जल नहीं किया जी। जीवन जल से है। हमारे कई सारे पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे अवतार भगवान श्री हरि ने लिए हैं। तो उसमें मत्स्य अवतार का नाम आता है, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन चेंज होती है। तो सब कुछ जल से शुरू है और छोटे जीवाणुओं से लेकर हम जैसे यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इन सब की उत्पत्ति इसी जल से हुई है। समय बदलता गया, युग बदलते गए, समाज का निर्माण जल से हुआ। बहुत सारी सिविलाइजेशन नदी के किनारे बसने लगी, लोग बसने लगे पीने के लिए, जीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए। ये जल अपने आप में एक स्रोत बन गया, जीवन का स्रोत बना। गड़बड़ी तब शुरू हुई जब हमने प्राकृतिक संसाधनों को बिगाड़ना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं जी। तो हुआ यही, और औद्योगिकीकरण आया, मशीनें आई, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा। धीरे धीरे हमने नेग्लेक्ट करना शुरू किया है इन प्राकृतिक स्रोतों को, और जल उसमें सबसे पहला फैक्टर है, पहला नेचुरल रिसोर्स है। बिल्कुल, जो टोटली अब खत्म होने की कगार पर है। देखिए, जल की वजह से इंसान भी परेशान है, पशु पक्षी भी परेशान हैं और जल में रहने वाले जीव भी परेशान हैं। बिकॉज जल का प्रदूषण भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी जी जी। तो किस प्रकार से लोगों तक अवेयरनेस फैले, किस तरीके से लोग अवेयर हों, और आप अपने विचार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जल का जो प्रदूषण है, प्रदूषण शुरू होने से पहले हम बात करते हैं कि इसका स्रोत क्या है प्रदूषण का। जी देखिए, दो बड़े स्रोत होते हैं। एक होता है जो हमारे इंडस्ट्री होती है, उसमें से जो केमिकल निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है और वो डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है। और दूसरा जो हम इंसानों के द्वारा जो गलतियां होती, जो हम मल जो है उसमें डिस्चार्ज करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट ना करके डायरेक्ट जो उसमें डिस्चार्ज होता है, तो उसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक होते हैं आपके केमिकल कंपाउंड्स, जो कि खतरनाक ऐसे केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स, जो पानी में मौजूद जितने भी जीवाणु हैं, जो पानी के जीव हैं, मछलियां हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और दूसरे हैं वो जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल हैं। अगर वो उसमें पनप रहे हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी कम होती जा रही है, बीओडी लेवल बढ़ रहा है, तो उनके बढ़ने से और इस केमिकल के बढ़ने से, मतलब दोनों चीज़ से देखिए हो रही है प्रॉब्लम। वो ऐसे जीवाणु जो खतरनाक हैं और जिनसे बीमारी फैल सकती है, डायरिया हो सकता है जी। और जो केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप सोचिए हमारे शरीर में भूजल के वजह से अंदर जा रहा है। हम उसको पी रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या हम उसका जो घरेलू इस्तेमाल करने में हम उसको यूज़ में ला रहे हैं उस पानी को, चाहे नदी के रूप में हो, चाहे पोखरा हो गया, तालाब हो गया। तो कहीं ना कहीं मिश्रित आपको ये पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन जिसको हम नाम देते हैं, ये देखने को मिलता है जी। बहुत ही खतरनाक है हम सभी के लिए। साथ में जो हमारे आसपास के जो पशु हैं, पक्षी हैं, जो उसका सेवन कर रहे हैं,
वो भी अपनी लाइफ डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस जल प्रदूषण की वजह से ही आजकल अगर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ही सेहत पे असर पड़ रहा सेहत है, पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि बाल सफेद हो रहे हैं, बचपन से ही चश्मा लग रहा आंखें है, कमजोर हो रही आंखें हैं। कमजोर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज भी लोग उतने अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, और खान पान पे पूरा डिपेंड है पानी। देखिए, बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। ना तो आप खाना बना सकते हैं, ना तो आप जी सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां विदाउट ट्रीटमेंट के वाटर डिस्चार्ज करती हैं। हमारे देश की बहुत सारी ऐसी पवित्र नदियां हैं। हम बात करेंगे दिल्ली में बह रही यमुना जी पे इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण की लोग झाग वाली यमुना के नाम से जानी जाती है वो। जी। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए, यमुना नदी को लेकर, आपने यमुना की बात छेड़ी तो हम आपको बता देते हैं, यमुना के लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, न्यूज़ चैनल्स पे आया, कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इन सब के बाद ये हुआ कि जो सरकार, पिछली सरकार थी, उसने काम कम किया, नहीं किया, और जो सरकार आज आई है वो काम शुरू कर रही है, और काम ना होने के कारण यमुना बहुत प्रदूषित हो गई। क्या सरकारों की ही जिम्मेदारी थी, या जो इंडस्ट्रीज लगी हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उन्होंने कोई बेड़ा उठाया? कुछ नहीं किया। और जो भी, जैसे आपने बताया कि उसको बिना ट्रीट किए नदी में धीरे धीरे तो वो झाग आज क्रिएट हो गया है ना। अब समस्या ये है कि इतनी बड़ी नदी को एक रात में आप ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। एक बार के फंड से ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, नदियों की जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें दो चीज आती है। एक होते हैं बड़े प्लास्टिक वेस्ट, जैसे बोतल पड़ी है, प्लास्टिक पड़ी है, पन्नियां पड़ी हैं, उनको आप कलेक्ट कर लोगे। मगर जो उसमें घुल गई, बात समझिएगा, नदी के पानी में जो केमिकल घुल गए हैं, आप उनको कैसे अलग करोगे? बिल्कुल वो खतरनाक है। जो जीवाणु उसमें पाए जा रहे हैं, उनको आप कैसे अलग करोगे? पहले उनकी पहचान करना जरूरी। देखिए, जीवाणुओं में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, उसमें भी कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। आप उनको कैसे अलग करोगे? उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? बातें करना हमारे यहाँ बहुत एक है कि हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक प्लान है और ये हम इन्फोर्स करेंगे, बट क्या आप, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा भी जो विषय है इसी जल पे ही है, और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रीना विश्वकर्मा मैम है, जिनके अंडर मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग में, और इसी विषय मेरा जल ही है। तो मुझे इतना समझ में आया कि जो लोग बोलते हैं ना कि अरे पानी ही है जल पे, ये तो अभी सब साफ हो जाएगा, अभी बारिश होगी सब डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्यों नहीं यमुना साफ हो गई? इतनी बड़ी नदी के साथ इतना गहरा रिश्ता है, जब आज से नहीं, पौराणिक समय से। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, और आज के समय से आप उसको जोड़ने की कोशिश करिएगा। अगर बात यमुना पे आई है, फिर हम धीरे से गंगा पे आएंगे, क्योंकि बड़े लोगों की हम बात पहले करते हैं ना, बड़ी चीजों की। मगर हमें ये भी जानना चाहिए कि जो सहायक नदियां हैं, जब तक वो सही नहीं होंगी, क्योंकि ये सहायक नदियां जाके मिलती हैं बड़ी नदियों में, गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई, नर्मदा जी हो गई, तो इनमें जाके वो मिलती हैं। और अगर ये प्रदूषित है तो आप कितना भी गंगा यमुना के लिए सफाई अभियान चलाइए, सर कुछ नहीं होने वाला जब तक आप सहायक नदियों को ठीक नहीं करेंगे। सर मुद्दा उठाया जाता है चुनाव के पहले। जी, चुनाव के पहले ही नदियां, प्रदूषण, जल, सब पे बात की जाती है। सब पे बात होती है। अभी जैसे कि दिल्ली के चुनाव हुए हैं, दिल्ली के चुनाव पे हमने देखा टोटली फोकस किया गया है यमुना नदी को। इस वजह से इसकी चर्चा कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि आज के लोग भी अगर देखिए तो क्या मानसिकताएं रखते हैं कि इसने साफ किया, उसने साफ किया, किसी ने साफ नहीं किया, चर्चाएं बस हो रही हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग बात करते हैं, कोई एक इम्प्लीमेंट करने वाला प्लान जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हो, वो नहीं दिखता, वो है ही नहीं, वो नहीं दिखता। हाँ, दिखता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, यमुना जी की जो मैं कहानी आपसे शेयर करने वाला था, वो इतनी प्यारी कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के समय में कालिया नाग नाम का जो नाग था, वो यमुना नदी में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गरुड़ से वो परेशान था और वो छुप रहा था, तो छुपते छुपते वो यमुना नदी में आया, और उसकी वजह से यमुना नदी विषैली होने लगी। जीव जंतु लोग त्राहिमाम करने लगे, और इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि क्या हो रहा है, इस नदी में क्या प्रॉब्लम आई है। भगवान श्री कृष्ण ने समझा, अपने सखाओं के साथ वो गेंद खेल रहे थे, कहानी हम सब जानते हैं ना।
और वो गेंद नदी में गिर जाती है, फिर भगवान जाते हैं कूदते हैं यमुना जी में, और फिर वहाँ उनका युद्ध होता है कालिया नाग से। फिर नाग नथैया, एक अद्भुत दृश्य भगवान श्री कृष्ण का दिखाई देता है। यशोदा मैया उधर बेहोश पड़ी हैं, वो नहीं चाहती थी कि हमारा लल्ला जो है जाए नदी में, और उसको वहाँ से निकाले भगवान श्री कृष्ण। और नाग नथैया क्या उसके फन पे नाचे, मुरली बजाए, और कितना मतलब सुगम दृश्य रहा होगा वो। और उसके बाद उसको बोला कि तुमको मैं बोल रहा हूँ कि अब ये नदी छोड़ के जाओ, यमुना जी को छोड़ दो, और मेरे चरण पद तुम्हारे जो शीश पे हैं इसको देखकर गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये कितना अच्छा एक कोरिलेशन दिया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। और उसके बाद जब वो कालिया नाग जाने लगा तो एक स्टोरी और निकल के आती कि उसने पीछे मुड़ के देखा और वो पत्थर का बन गया। और मतलब ये सारी चीजें हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ आज यमुना नदी की स्थिति उसी कालिया नाग की तरह हो गई है, जहरीली। वो नदी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो मल बह रहा है। वही मथुरा वृंदावन हम लोग घूमने जाते हैं, उसी यमुना को हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारी आस्था तो है ना सर, हम कैसे भूल जाएं। उसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं, हमारी आस्था है ना। तो आज यमुना के साथ वही कालिया नाग इंडस्ट्री का इफ्लुएंट डिस्चार्ज बन के बह रहा है। अब कोई भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं कि उसके अंदर कूदेगा। फोटो सबको खींचनी है, 4 दिन जाएंगे वहाँ, साफ सफाई कर देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, रील बना लेंगे, वो चलेगा। मगर एक्चुअल मोड में काम नहीं होगा, नहीं हो पाता। तो अब जो कालिया नाग है वो ज्यादा खतरनाक है कलयुग का, और धीरे धीरे और खतरनाक, और ये खतरनाक हो रहा है। और कोई भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद कर उसको निकाल के बाहर फेंकने वाले नहीं, ना भगाने वाले। मगर भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये समझाया कि एज अ मानव, अगर हमको भगवान ना भी माने, अपने बीच का इंसान माने, कि एज अ मानव हमें नदी में उतरना होगा और उसको जड़ से साफ करना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया जी। आज की पब्लिक के लिए हम ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पहले से पता होगा कि आज से लाखों साल बाद नदी की स्थिति होने वाली, इसलिए ऐसी कहानी उन्होंने रची हम लोगों के लिए। मगर हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे। हर इंसान अपने आप में खोया हुआ है, परेशान है कि समय ही नहीं है इस काम के लिए। दिल्ली के लोग पानी को लेके परेशान हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ यूपी में गंगा नदी है जी। एनजीटी ने रिपोर्ट निकाली कि ये आचमन योग्य भी नहीं है। महाकुंभ हुआ इतना बड़ा, हमारे यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ, लाखों लोग अपनी श्रद्धा से आए, नहाए, और कई लोगों ने रिपोर्ट भी निकाली कि इसमें फीकल कंटामिनेशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हुआ कि नदी का फ्लो बढ़ा दिया जाए। तो हम देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, सीधा सा हिसाब है। संयोजित तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें इसी तरह बिखरती रहेंगी और नदियों का दूषित होना जारी रहेगा, लगातार दूषित होती जाएंगी, और लगातार दूषित होती जा रही हैं। सरकार को, पब्लिक को, और जो ये हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सरकार के साथ मिलकर काम करें। सरकार की जिम्मेदारी मिलती है इनको साथ ले आए, ये ऑब्जर्व करें, जो कई सालों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनको साथ में लें और अच्छे तरीके से फंडिंग लगाकर, एक अच्छे प्रारूप देकर उसको फिर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम नदियों के ऊपर और भी जितने जलाशय हैं, जो भी पोखरे हो गए, तालाब हो गए जितने। अरे अब तो सर बहुत सारे तालाबे गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे तालाब जो है एकदम से नष्ट हो गए, खत्म हो गए ना, सब तो खत्म हो गया। कुओं की बात करते हैं कि पहले के जो गांव के लोग थे कुओं पर आश्रित थे। हाँ, हैंडपंप फिर आया, कुओं में पानी है, हैंडपंप में पानी, जहर वाला पानी, आप वही तो पी रहा है। हमने एक न्यूज देखी है कि बहुत सारे हैंडपंप एकदम जर्जर हो गए हैं। हाँ, खत्म से हो गए हैं, उनका कोई ना मेंटेनेंस ना कोई रिपेयरिंग। भूजल नीचे चला गया, पानी है नहीं, तो हैंडपंप को लगाने का क्या? पानी का महत्व सर उन जगहों पे अगर जरा आप सोचिए कि गर्मी पे सबसे ज्यादा जल संकट होता है। अभी आएगा, अभी देखिएगा, गर्मी पे चैनल लगा के देखिएगा, लोगों को दिखाएंगे, ये देखिए पानी लेने जा रहे हैं 20 किलोमीटर, वाटर ट्रेन चलाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे राजस्थान में शुरू होने वाला है जहाँ सूखा ग्रसित इलाका जिसे कहते हैं, वहाँ पे सोचिए पानी का कितना ज्यादा महत्व है। कैसे लोग वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। अगर वही अवेयरनेस हर जगह आ जाए
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा इसमें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आना। देखिए, मैं बार बार यही बात सबसे कहता हूँ कि जब तक आप सहायक नदियों को ठीक नहीं करोगे, आपकी जो मुख्य नदियाँ हैं वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डायरेक्ट गंगा में नहीं जाता है। डायरेक्ट, हाँ। ये छोटे छोटे नदियाँ होती हैं जो जिसके थ्रू ये बहते हैं और ये फिर मेन नदी में जाके ड्रेन होते हैं, गिरते हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं, जैसे पिछले एक वीडियो में जब हम लोग नदी दिवस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने जिक्र किया था जैसे बनारस में हमारे यहाँ 2 नदियां हैं प्रमुख हैं, वरुणा नदी है और असी नदी है, और जिसके अस्तित्व से वाराणसी पड़ा। फिर काशी में इसका एक अपना अस्तित्व है। तो हमने भी तब भी ये चर्चा की थी कि असी नदी और वरुणा नदी पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो गंगा है वो दूषित ही रहेगी, सीधी सी बात है। उसी तरह सतना में अगर हम बात कर रहे हैं, आज यहाँ अगर हम बैठे तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो टमस नदी है उसकी जब तक रिस्टोरेशन नहीं होगा उस नदी का, बहुत सारे सतना में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डायरेक्ट नदी पे रिलीज हो रहे हैं। पूरी सीमेंट टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है, क्यों नहीं वेस्ट जा रहा होगा? तो ये केमिकल वेस्ट ही पूरे आपने बहुत अच्छी बात कही कि पानी 2 तरीके से प्रदूषित होता है। एक पहला ये कचरा जो रहता है, प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन, ये वगैरह, इसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो केमिकल वेस्ट है पानी में घुल गया उसे कैसे दूर करेंगे? तो ये सबसे बड़ा अगर कोई वजह है प्रदूषित जल की, तो एक केमिकल वेस्ट है जो नदियों से जो नदियों में जा रहा है नॉन ट्रीटेड। और देखिए, बहुत सारी जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। क्या वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी पर, या वहां से भी पानी डायरेक्ट जो है उसी तरह रिलीज हो रहा है? तो इन पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन सहायक नदियों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, आप उसको बनाइए। जिन मुख्य नदियों पर आपको डैम बनाना है, आप डैम तो बनाते हो, डैम की वजह से इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन वो होता है, इतना टाइम लेता है, उसकी वजह से भी नदियाँ पोल्यूट होती है, मगर हम कंसर्न नहीं दिखाते। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने बनाए यूनाइटेड नेशंस ने, और भारत को 2030 तक का टाइम दिया गया है कि आप इसको जो है कंप्लीट करिए। 2030 होगा, फिर 2050 तक ये जाएगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उसमें मैं बता रहा हूँ सभी सस्टेनेबल गोल पानी को केंद्रित में रख के ही बनाए गए हैं। चाहे वो पीने के उपयोग, देखिए सीधी सी बात है, पानी नहीं रहेगा हम नहीं बचेंगे, बात खत्म। पानी प्रदूषित भी रहेगा तो हम नहीं बचेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इसको मुद्दा नहीं मानते, जो इसको रिसर्च का विषय नहीं मानते, जो कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये आज नहीं समझ रहे हैं, कल को जब उनकी पीढ़ी को पानी पीने को नहीं मिलेगा तब उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमने क्या छोड़ा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। विरासत में हम क्या दे के जा रहे हैं? जहर दे के जा रहे हैं, यमुना में जहर दे के जा रहे हैं, गंगा में जहर दे के जा रहे हैं हम। और आने वाले समय में अब देखिएगा सर, जितनी सहायक नदियाँ होंगी ये विलुप्त होंगी, पाटे जाएंगे उसके किनारे, और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हम लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है, बड़ी बिल्डिंगियाँ है ना, बड़े बिल्डिंग, बड़े शहर, वो चमक धमक, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई उतना अहम, साउथ में पानी जब नहीं आता सर, जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी, आपको याद है लॉकडाउन, तो उस तरीके का सिस्टम बनता है। साउथ में मेरे कई दोस्त लोग रहते, भाई रहते हैं, वो लोग बताते हैं कि 4 दिन ऑफिस जाइए, 3 दिन घर से काम करिए, पानी नहीं है। ये स्थिति है सर अपने देश की। साउथ में इतनी कंपनियां, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं तमिलनाडु, कर्नाटका, जहां आज लड़ाई भाषा को लेकर हो रही है, मैं उन जगह की बात बता रहा हूँ जो पानी के लिए परेशान है। ये राज्य पानी के लिए परेशान है। तो यही कुछ मुख्य जो वजह हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हम इंसानों को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से पानी को स्वच्छ रखना है, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, और पानी को जितना ज़्यादा हो सकता है आप व्यर्थ बहने से भी रोकें, दूसरों को भी जागरूक करें। क्योंकि जब तक चेन सिस्टम नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, किसी एक के सोचने से ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने विचार को भी अपडेट करिए और दूसरों पर ट्रांसफर भी करिए। देखिए, आपने बोला ना चेन रिएक्शन, ये बात सही है। हमारे आपके बात करने से क्या ही हो जाएगा सर, जब तक मिल के काम एफर्ट के साथ नहीं होगा तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और फिर मैं वही बताऊंगा, पॉपुलेशन है तो पोल्यूशन बढ़ेगा, मैनेजमेंट अगर नहीं किया तो
वेस्ट समस्याएं आएंगी और वेस्ट वाटर हमेशा सुनने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हम सभी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा योगदान अपना देना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। और अगर बात करें अपने स्वार्थ के लिए ना सही, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सोचनीय हर व्यक्ति के लिए है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना तो कर सकता है कि जल को स्वच्छ रखें, जल को वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। जो आपके आसपास नदी तालाब हैं उसमें भी लोगों को अपडेट करें, उनको बताएं, उनको जागरूक करें कि जो मवेशी है डायरेक्ट मवेशी को अंदर डाल देते हैं, नहलाते हैं, उसी में कपड़े धो रहे हैं, वो बहता हुआ जल नहीं है, वो लगातार प्रदूषित होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस तालाब का कोई अगर पानी भी पिएगा मवेशी तो बीमार हो जाएगा या तो मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंधा हुआ अगर पानी है तब तो बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है कि उसमें आप स्वच्छता रखें। और बहता हुआ जल है तो कोशिश ये करें कि उसमें भी प्रदूषण ना फैले। और जो भी आप जल पी रहे हैं कोशिश करें कि उसे उबाल कर पिएं, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होगा और आपके बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज की डेट में टोटली जल की वजह से हो रही हैं। जड़ है ना, जड़ पे वैज्ञानिक लोग दवाएं बना रहे हैं, बीमारियों पे काम कर रहे हैं। दवा भी इंसान खा रहा, पानी के साथ खा रहा है। जब पानी सही नहीं है तो दवा कैसे काम करेगी? साइंटिस्ट लोग दवा बना रहे हैं बीमारी ठीक करने के लिए, मगर जड़ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता सर। सही कह रहे हैं। जड़ पे कोई काम नहीं करना आज की डेट में टोटली बॉटल वाला पानी आने लगा है, आरओ वाला पानी आने लगा है। तो यही कुछ बातें हैं। जल के प्रति जागरूक रहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अर्पित सर का कि अर्पित श्रीवास्तव सर हमारे साथ आज जुड़े और अपनी जो जानकारियाँ, अपने जो विचार हैं हम सभी से साझा किया इन्होंने। और सर की पीएचडी भी इसी में चल रही है, तो पीएचडी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं सर। धन्यवाद और थैंक यू सो मच। विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी दर्शकों का। आप सभी दर्शक जल के प्रति क्या आप अपनी सोच रखते हैं वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।